तो देखिए आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो दीज आर काइंड ऑफ केमिकल्स जो कि प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ और भी प्लांट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और यू कैन से फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मतलब होता है प्लांट के हार्मोन्स या प्लांट्स के केमिकल। ये प्लांट्स की बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल डिवीजन, प्लांट में सेल डिवाइड कराना, सेल को इनलार्ज कराना, या फिर हम कह सकते हैं प्लांट्स में अलग अलग मूवमेंट्स को करवाते हैं, ये सीड फॉर्म कराते हैं। लेट्स स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट ग्रोथ के रेगुलेटर्स की या हार्मोन्स की। तो देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को बोलते हैं पीजीआर। तो पीजीआर मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन। तो ये बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा डाइवर्स डिफरेंट टाइप के इनके क्या होते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं। दे कुड बी, ये कैसे हो सकते हैं, दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। मैं आपको बताया केमिकल्स है, तो दिस इज द नेम ऑफ अ केमिकल, जिसे हम बोलते हैं IAA। तो IAA टाइप के भी हो सकते हैं, या फिर एडिनाइन डेरिवेटिव्स मतलब N6 फरफ्यूरी अमाइनो प्यूरिन, ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर काइनेटिन भी हो सकते हैं। ये काइनेटिन इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन। डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स की भी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड ABA जिसे हम बोलते हैं, या फिर ये टर्पीन्स टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे कि जिबरलिक एसिड GA3, और गैसेस की फॉर्म में भी ये हो सकते हैं, जैसे कि इथाइलिन C2H4। ये गैशियस प्लांट हार्मोन है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स इन लिटरेचर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स की कॉम्पोजिशंस होंगे। कुछ इंडोल में होंगे, कुछ हमारे काइनेटिन टाइप के होंगे, कुछ हमारे एडेनिन टाइप के होंगे, कुछ कैरोटीनॉइड्स टाइप के होंगे, और कुछ हार्मोन हमारे गैसेस की फॉर्म में भी होंगे जो प्लांट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी कह सकते हैं, या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी, या फिर फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव नेम्स। एग्जाम में कुछ भी आएगा फाइटो हार्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, तो आपको लिखना वही होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। पीजीआर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो हमने पीजीआर को ब्रॉडली 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। ऑन देयर फंक्शन इन अ लिविंग प्लांट बॉडी, वो प्लांट की बॉडी में कैसा फंक्शन प्ले कर रहे हैं। 1 ग्रुप ऑफ पीजीआर आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़। एक ग्रुप जो है प्लांट हार्मोन्स का, वो सिर्फ इंगेज्ड है प्लांट की ग्रोथ में एक्टिविटीज़ कराने के लिए। जैसे कि प्लांट में सेल डिवीजन होगा तभी ग्रोथ होगी। सेल डिवीजन कराने के लिए, सेल का एनलार्जमेंट कराने के लिए, पैटर्न फॉर्मेशन के लिए, ट्रॉपिक मतलब ग्रोथ मूवमेंट, जैसे आपने पढ़ा था क्लास 10 में, फोटोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, वो सारे मूवमेंट प्लांट के हार्मोन्स कराते हैं। उनके बिना ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और देखिए फ्लावरिंग, हमारे फ्लावरिंग होती है, पौधों में फूल आते हैं, वो भी हार्मोन्स की वजह से आते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रूट आते हैं पेड़ों में, पौधों में, वो भी हार्मोन्स की वजह से आते हैं। इवन दो जो सीड, हमारा जो बीज बनता है फल के अंदर, वो भी हार्मोन्स की वजह से ही बनता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। तो वो ग्रुप, वो कैटेगरी हार्मोन्स की जो ये सारे काम करा रही है, सेल डिवीजन से लेकर के सीड फॉर्मेशन तक, इन वाले प्लांट के हार्मोन्स को बोलेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। मतलब ये ग्रोथ करा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। जैसे देखो कौन कौन से हार्मोन होंगे प्लांट में जो ग्रोथ कराएंगे, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स एंड साइटोकिनिन्स। ये 3 हार्मोन्स ऐसे ग्रुप में आएंगे जो ग्रोथ कराएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी देखिए क्या है। द पीजीआर ऑफ अदर ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्सेज टू वुंड्स एंड स्ट्रेसेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन। जो दूसरा ग्रुप हमारा है हार्मोन्स का, या दूसरा ग्रुप हमारा जो केमिकल्स का, वो देखिए ग्रोथ नहीं कराएगा। वो क्या कराएगा, वो प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिस्पॉन्स, जैसे प्लांट में कोई वूंड हो गई सपोज, ठीक है, उसमें रिस्पॉन्स करेगा। या प्लांट को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, तो जितने भी हमारे बायोटिक स्ट्रेस समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स प्लांट को होना, बाहरी या तो इन्वायरमेंट कर रहा है या कोई एनिमल कर रहा है प्लांट को, ठीक है, किसी तरीके से स्ट्रेस दे रहा है, तो वो सारे स्ट्रेस के लिए जो हार्मोन्स होंगे, वो सारे हार्मोन्स हमारे अदर ग्रुप में आएंगे। ओके, दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़। पहले वाले तो ग्रोथ करा रहे थे,
दूसरा वाला हार्मोन का ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो कि ग्रोथ नहीं करा रहा है, ये ग्रोथ को रोक रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है, उसके उल्टे काम करेंगे ये। तो ये होते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी सच एज डॉर्मेंसी। तो ये डॉर्मेंसी कराएंगे प्लांट्स में एंड एब्सिशन कराएंगे। तो देखिए डॉर्मेंसी क्या होता है, डॉर्मेंसी मतलब किसी भी प्लांट को ग्रो होने से रोकना, उसको इनएक्टिव करना, इसको हम बोलेंगे डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी मीन्स इनएक्टिव पीरियड, इनएक्टिव स्टेट, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। एब्सिशन देखिए क्या होता है, ये प्रोसेस होती है ऑफ शेडिंग प्लांट्स के पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट को शेड करने की, झाड़ने की एक प्रक्रिया को बोलते हैं एब्सिशन। तो ये जो हार्मोन्स का ग्रुप है ये क्या कराने वाला है, ये हमारा कराने वाला है, एक तो हमारा करवा रहा है ये डॉर्मेंसी, दूसरा ये हमारा करा रहा है एब्सिशन। क्लियर हो गया। एब्सिशन मतलब शेडिंग ऑफ प्लांट्स पार्ट। ओके, तो एक ग्रुप तो आपने देख लिया कि ग्रोथ करवा रहा है, ग्रोथ में भी सब कुछ लिख दिया, एनलार्जमेंट, सेल डिवीजन, ये वो। दूसरा ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो कि ये सब चीज़ें ना करा के प्लांट्स के स्ट्रेसेस के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है। सेकेंडली प्लांट में ग्रोथ को रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ओके, द गैशियस, नेक्स्ट हमारा होता है द गैशियस पीजीआर, ऐसा हार्मोन जो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट में, उसको हम बोलते हैं इथाइलिन। इथाइलिन इज अ गैशियस हार्मोन, कुड फिट ईदर ऑफ द ग्रुप्स, ये किसी भी ग्रुप में फिट हो सकता है, बट इट इज़ लार्जली एन इनहिबिटर और ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी। तो ज़्यादातर बट ये हार्मोन हमारा इनहिबिटर का काम करता है, इथाइलिन। इथाइलिन हमारा ज़्यादातर काम करता है ग्रोथ को रोकने का प्लांट में। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ के हार्मोन्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे कि ये सारे हार्मोन प्लांट में हमें कैसे पता चला कि कैसे प्लांट्स के अंदर है। बिकॉज हमें इतना तो पता है कि हमारी बॉडी में जितना भी सिस्टम है सारे हमारी बॉडी में केमिकल्स कंट्रोल कर रहे हैं हमारी बॉडी को। देख लीजिए शुगर के लिए इंसुलिन है, हाइट के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन है। तो हमारी बॉडी में केमिकल्स से ही हम रेगुलेट कर रही है हमारा पूरी बॉडी। बट क्या प्लांट में भी नर्वस सिस्टम तो है नहीं, बट प्लांट के पास एक सिस्टम है ऑफ हार्मोन्स, केमिकल्स, वो उसकी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है हमारे तरीके से। अब देखिए इनकी डिस्कवरी कैसी हुई प्लांट की, द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ेंगे अब हम। देखिए इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ 5 मेजर ग्रुप ऑफ पीजीआर हैव बीन एक्सीडेंटल। तो हमारी ये जो भी डिस्कवरी हुई है प्लांट हार्मोन्स की, ये सारी डिस्कवरी हमारी एक्सीडेंटल रही है, मतलब ऐसे कुछ भी कर रहे थे और कुछ और पता चला कि अच्छा ये इसमें प्रेजेंट है। तो ये सारी डिस्कवरीज हमारी एक्सीडेंटल है, कि ऐसा उनका कोई मीन मोटो नहीं था कि हमें प्लांट के हार्मोन्स को निकालना है। अब देखिए ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। तो ये सारी हमारी जो डिस्कवरी है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये स्टार्ट हुई चार्ल्स डार्विन से, और उसका एक बेटा था जिसका नाम था फ्रांसिस डार्विन। इन दोनों ने सारी डिस्कवरी को स्टार्ट किया। व्हेन दे ऑब्जर्व that the coleoptiles of canary grass responded to unilateral illumination by growing toward the light source। तो देखिए इन्होंने क्या देखा, डार्विन और के सन ने क्या देखा कि जो हमारे कॉलियोपटाइल्स है कैनरी ग्रास के, पहले आप देख लो कॉलियोपटाइल्स क्या होते हैं। कॉलियोपटाइल्स आप लिख लीजिए, शीट्स प्रोटेक्टिंग अ यंग शूट, एक बिल्कुल नाजुक यंग शूट जैसी हमारी निकलती है एक बीज में से, उस शूट के ऊपर जो शीट है प्रोटेक्ट करने के लिए शीट है, कवर है, वो होता है हमारा कॉलियोपटाइल। कॉलियोपटाइल इज अ शीट प्रोटेक्टिंग अ यंग शूट, शूट की टिप, अ यंग शूट टिप इन ग्रासेस। आपने ग्रास देखा है, बहुत सेंसिटिव होती है उनकी टिप, तो उनकी यंग टिप्स को कवर करने के लिए जो शीट होती है ऊपर, उसको बोलते हैं हम कॉलियोपटाइल। क्लियर हो गया। अब देखिए कौन से ग्रास था, कौन से ग्रास में उन्होंने ये रिसर्च जब करी, उन्होंने रिसर्च करी कैनरी ग्रास में। कैनरी ग्रास जो होता है ये नॉर्मल ग्रास, घास कहीं भी होता है, इसको हिंदी में शायद बोलते हैं गुल्ली डंडा। अपने आप कभी पेरेंट्स से पूछ के भी देख सकते हैं, गुल्ली डंडा इसे कहते हैं। ये घास ऐसी कहीं भी हो जाता है। उस घास की टिप पे उन्होंने देखा जब कि वहाँ पे कवरिंग एक शीट है जो कि उसे क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। क्लियर हो गया। और वो क्या कर रही है, वो रिस्पॉन्ड कर रही है, उसकी टिप, वो उस ग्रास की टिप रिस्पॉन्ड कर रही है किसको, यूनिलेटरल एल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड द लाइट। जहाँ से लाइट आ रही है, एक साइड से लाइट आ रही है, यूनी मतलब एक साइड से लाइट आ रही है, उस तरफ को वो ग्रो कर रहा है। समझ में आया, एक साइड से लाइट आ रही है उस तरफ को वो ग्रो कर रहा है, इसको हम बोल रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म आपको पता है, आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है कि क्या होता है कि जब हमारा कोई भी प्लांट लाइट की तरफ ग्रो करता है। क्लियर हो गया। उसे बोलते हैं यूनिलेटरल एल्यूमिनेशन, जिधर से हमने लाइट दी उस साइड को प्लांट ने ग्रोथ स्टार्ट कर दी। तो ये उन्होंने देखा कैनरी ग्रास में
आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, इट वॉज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोल्यूपिटाइल, उसकी जो टिप है उस घास की, वॉज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ अ एंटायर कोल्यूपिटाइल। वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसमिटेबल की जगह है, कुछ बन रहा है वहाँ पे, वो जगह है साइड, एक ट्रांसमिटेबल एक चीज़ बन रही है वहाँ पे, जो कि वो पूरे कोलियोपिटाइल शीट को बेंड करवा दे रही है सूरज की तरफ। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से ऑक्सीजन वॉज आइसोलेटेड बाय FW वेंट फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोपिटाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग। उसके बाद क्या करा, एक साइंटिस्ट और है FW वेंट, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो टिप्स होती हैं कोलियोपिटाइल्स, मतलब जो टिप्स उन्होंने किसके लिए, ओट्स की, ओट आपको पता ही क्या होते हैं, ओट्स सब लोग खाते भी हैं, तो ओट्स की सीडलिंग्स इन्होंने, जो ओट की छोटी सी बीज में से छोटा सा पौधा निकलता है, उस सीडलिंग से इन्होंने क्या निकाला, ऑक्सीजन, एक केमिकल, एक प्लांट हार्मोन निकाला पहला। क्लियर। तो ओट्स को हम अवीना भी कहते हैं, AVNA, उनके पैकेट्स ना वहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखा होता है अवीना, AVENA, अवीना। जैसे ये हमारा वही अपने जई सुना है, JAIE जई, तो ये सब ओट्स होते हैं हमारे, ठीक है, जई को ओट्स कहते हैं। तो ये हमारे जो ओट्स की इन्होंने सीडलिंग से निकाला हार्मोन, जिसका नाम हमने रख दिया ऑक्सीजन। क्लियर, जो उसका मूवमेंट करवा रहा था सूरज की तरफ। अब आप इसे फिगर को भी देख सकते हैं, लुक टू द फिगर 13.10। पहले आप कोलियोपिटाइल देखिए, ग्रीन कलर की कैप सी लगी हुई है, एक दिख रहा है ग्रीन कलर की कैप, ये कोलियोपिटाइल है। आप देखो जिस तरफ से लाइट आ रही है वो उस तरफ को बैंड हो रही है। क्लियर हो गया। तो ये डायग्राम आप सिंपल सा बना सकते हैं दिखाने के लिए कि कैसे हमारे ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से कोई भी टिप हमारी बेंट करती है। ओके, अब देखिए ये तो हमारा हो गया ऑक्सीजन की डिस्कवरी। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी कुल मिला के हमारी FW वेंट ने, आइसोलेट FW वेंट ने करा, इसको निकाला उस प्लांट में से हार्मोन को। ठीक है, अब आ जाइए आप नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, द बैकेन। द बैकेन, ये बीमारी का नाम, इसे बोलते हैं हम फुलिश सीडलिंग, फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस, फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग। ये बीमारी जो बैकेन है, ये एक राइस का, जो राइस का पौधा जब निकलता है ना बीज से, तो उस पौधे में जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं फुलिश सीडलिंग, और वो बैकेन होती है। वॉज कॉज्ड बाय अ फंगल पैथोजन, और ये जो बीमारी हुई थी हमारी उस राइस के पेड़ों में, धान में, वो हुई थी एक फंगस की वजह से, और उस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक फंगस थी जो एक बीमारी कॉज कर रही थी राइस में, जिसका नाम था फुलिश सीडलिंग। ई कुरोसावा in 1926 reported the appearance of symptom of disease in the rice seedling। तो उसके बाद 1926 में हमारे जो साइंटिस्ट आए वो थे ई कुरोसावा, उन्होंने क्या बताया कि इस डिजीज़ के सिम्टम उन्होंने राइस की सीडलिंग में देखे। कब? व्हेन दे ट्रीटेड विथ स्टीराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस। जब उन्होंने फंगस को थोड़ा स्टीराइल करा ना, जर्म फ्री उन्होंने फंगस को करा, और उस फिल्ट्रेट को उन्होंने दोबारा से नॉर्मल प्लांट में यूज़ करा, तब भी इन्फेक्शन हो गया, तब भी सिम्टम्स आ गए, क्योंकि डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म था वो। दिस एक्टिव सब्सटेंस वर लेटर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड। फिर उन्होंने जब इस केमिकल को प्यूरीफाई करा जो बीमारी कॉज कर रहा था, उन्हें पता चला कि ये एक एसिड है, उसका नाम उन्होंने रख दिया जिब्रेलिक एसिड, क्योंकि एक फंगस से बन रहा था, जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, तो दूसरा हार्मोन हमारा ऐसे इन्वेंट हुआ। तो सारे हमारे एक्सीडेंटल इन्वेंशंस हो रहे हैं। अब बाद में आ जाइए नेक्स्ट पैरा में, एफ स्कूज एंड हिज को वर्कर। फिर दोबारा हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए एफ स्कूज और उनके को वर्कर्स। ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टबैको स्टेम। टबैको सबको पता है, टबैको के स्टेम से, और वो भी इंटरनोडल रीजन, दो नोड्स के बीच का जो हिस्सा होता है, सबने देखा गन्ने में नोड्स होती हैं, नोड्स के बीच का हिस्सा होता है इंटरनोडल। तो ऐसे ही टबैको के स्टेम में उन्होंने जब तंबाकू के पेड़ में देखा कि उसकी जो स्टेम है वहाँ पे क्या मिला उन्हें, सेगमेंट्स ऑफ टबैको, द कैलस, कैलस किसी कहते हैं, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज। ठीक है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज या सेल्स भी कह सकते हैं। तो दे ऑब्जर्व दैट सेगमेंट्स ऑफ टबैको स्टेम्स, द कैलस proliferate only if in addition to auxins the nutrient medium was supplemented with one of the following। तो उन्होंने जब देखा कि अगर हम वहाँ से इंटरनोडल स्टेम्स के टबैको को ग्रो करवाना चाह रहे हैं तो वो पार्ट हमारा तभी ग्रो होगा। एक कैलस देखो क्या होता है, जब हम किसी प्लांट के पार्ट से एक न्यू प्लांट बनाते हैं ना टिश्यू कल्चर में, तो पहले वो प्लांट का छोटा सा जो टुकड़ा होता है वो एक कैलस बनाता है। कैलस मतलब एक छोटा सा मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज। जब वो बढ़ता है टिश्यूज बनाता है,
जब वो कैलस तब बन रहा था जब वो वहाँ पे ऑक्सिन डाल रहे थे। जब तक वो ऑक्सिन हार्मोन, क्योंकि ऑक्सिन ग्रोथ करवाता है, अभी आपने पढ़ा, जब तक वो ऑक्सिन नहीं डाल रहे थे वहाँ पे कैलस भी नहीं बन रहा था। In addition to the mixtures, the oxygen, the nutrients medium was supplemented with one of the following extracts of vascular tissues, yeast extract, coconut milk और DNA। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर वो एडिशन कर रहे हैं इन एडिशन टू ऑक्सिन, ऑक्सिन के साथ जब वो और न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, जैसे कि वेस्कुलर टिश्यूज़ का एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, ईस्ट से एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, कोकोनट मिल्क डाल रहे हैं, या फिर उसमें DNA डाल रहे हैं, तब जाके वो वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, मतलब कैलस बन रहा था, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ बन रहा था, आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए मिलर एट LI 1955 में लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सबस्टांस। इन्होंने फिर क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से देखा कि वहाँ पे एक हार्मोन है जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सबस्टांसेस दैट दे टर्म्ड काइनेटिन। फिर उन्होंने उस वाले केमिकल को नेमिंग कर दी काइनेटिन। ओके, काइनेटिन देखिए क्या होता है, काइनेटिन इज अ प्रोटीन। ओके, इट इज़ अ प्रोटीन विच प्रमोट्स सेल डिवीजन। तो काइनिन हार्मोन आने से पहले उसको काइनेटिन नाम दिया गया। ओके, काइनेटिन नाम दिया गया वहाँ से उसे निकाल के, एंड दे टर्म्ड इट काइनेटिन। अब देखिए नेक्स्ट पैरा में ड्यूरिंग मिड 1960s की बात है, जब 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitor। फिर हमारे मिड 1960s में 3 रिसर्च हुई हमारी अलग अलग। वहाँ पे क्या पता चला हमें, उन्होंने प्यूरिफिकेशन करा और केमिकल करेक्टराइजेशन किया 3 अलग अलग ऐसे केमिकल्स का जो ग्रोथ को रोक रहे थे प्लांट में, ग्रोथ इनहिबिटर्स। जैसे कि देखिए इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकेंड एंड डॉर्मिन, ये 3 मिले वहाँ से। लेटर 3 वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल। बाद में देखा कि तीनों केमिकल्स, तो केमिकली इनका जब स्ट्रक्चर देखा तो ये तीनों के तीनों सेम है, और इनको नाम दे दिया, इट वॉज नेम्ड एब्सिसिक एसिड ABA। यहाँ से हमारा ABA डिस्कवर हुआ। जो 3 नाम ऊपर दिए हैं ना, वो तीनों को जब केमिकल अलग अलग प्लांट से देखे होंगे, बाद में देखा कि ये अलग अलग नाम जिन्हें हम दे रहे हैं वो केमिकली तो सेम है, तो क्यों ना हम उन तीनों का नाम एक ही कर दें। उन तीनों का नाम एक रख दिया ABA, एब्सिसिक एसिड। ये नेक्स्ट हमारा प्लांट हार्मोन है जो कि ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है, ठीक है, इसलिए ये इनहिबिटर में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे फिर से H कॉजिन्स 1910 में इन्होंने क्या करा, conferred the release of a volatile substance from ripened oranges and that hastened the ripening of stored unripened bananas। तो उन्होंने क्या करा, HS कजिन्स ने एक वोलाटाइल सबस्टांस को निकलते हुए देखा, कहाँ से, पके हुए संतरों से। राइपेंड मतलब पके हुए संतरे, उन्होंने जब केलों के पास रखे, कच्चे केलों के पास उन्होंने जब पके हुए संतरे रखे, तो उस पके हुए संतरों से जो गैस निकल रही थी उसने कच्चे केलों को भी पका दिया। क्लियर हो गया, दैट इज हैस्टेंड द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइपेंड। अनराइपेंड मतलब कच्चे केलों को भी उसने पका दिया जो पके हुए संतरे वहाँ पे थे। तो उन्होंने देखा कि अरे ये संतरे पके थे और ये केले कैसे पक गए रखने से, केले तो कच्चे रखे थे हमने। तो तब जाके वहाँ पे पता चला कि लेटर दिस वोलाटाइल सबस्टांस वर आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन। इसको फिर नाम रखा गया इथाइलिन, जो कि एक हमारा गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। गैशियस मतलब गैस है, गैस तो कहीं भी रिलीज होते हैं ना, जो अब जो संतरे पके थे उसमें से गैस निकली, उसने कच्चे जो बनानास थे उनको भी उन्होंने उनको भी राइपेंड कर दिया। क्लियर हो गया, इस तरीके से हमारे सारे हार्मोन्स की एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए आ जाइए नेक्स्ट पैरा में 13.4.3 में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब हम सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी हमने पहली पढ़ ली, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स मतलब वो क्या कंट्रोल कर रहा है प्लांट के अंदर। क्लियर हो गया, प्लांट के अंदर क्या क्या फंक्शन प्ले कर रहा है वो पढ़ेंगे। नाउ सी फर्स्ट हार्मोन हम पढ़ेंगे ऑक्सिन्स। तो हम पर स्टार्टिंग करते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन की डिस्कवरी सबको समझ में आ गई थी, कहाँ से ऑक्सिन रिलीज हुआ था। ओके, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा डिस्कवरी ऑक्सिन की कहाँ से हुई थी और कैसी हुई थी, तो आपको वहाँ पे पूरा ब्रीफ करना पड़ेगा। अब देखिए तो ऑक्सिन, देखिए ऑक्सिन मतलब क्या है। ऑक्सिन एक ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्सिन मतलब टू ग्रो। तो प्लांट में ऑक्सिन केमिकल का भी काम प्लांट में ग्रोथ करवाने का ही है।
वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। जब हमने इसको आइसोलेट करा, कहीं से निकाला, तो हमने इसको कहाँ से निकाला? ह्यूमन के यूरिन से भी मिला ये। ओके, द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। तो केमिकल नेम ऑफ ऑक्सिन का केमिकल नेम होता है IAA, मीन्स इंडोल 3 एसिटिक एसिड, and to other natural and synthetic compounds having certain growth regulating properties। तो इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है ग्रोथ को कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग अपाइसेस ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? प्लांट की जो टिप होती है, एपिक्स मतलब टिप, प्लांट की टिप्स होती हैं, शूट और रूट, वहाँ पे ये होते हैं प्रोड्यूस्ड, वहाँ पे ये बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करना कि प्लांट की टिप्स में बनते हैं, अपाइसेस में, एपेक्स में, वहाँ से ये माइग्रेट करते हैं अलग रीजन्स में। बनने की लोकेशन इनकी क्या है देखिए, स्टेम और रूट की ग्रोइंग एपेक्स, जो ग्रो करने वाले पॉइंट्स हैं उनके टिप्स, वहाँ पे बनते हैं, वहाँ से ये दौड़कर कहीं भी प्लांट की पूरी प्लेस में चले जाते हैं। ऑक्सिन्स लाइक IAA, ऑक्सिन्स को IA की तरह हैं ये केमिकल्स, एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA की तरह भी हैं, हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, ये सब भी हमने प्लांट से निकाले हैं केमिकल्स। नेक्स्ट देखिए NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, एंड 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक आर सिंथेटिक ऑक्सिन। तो NaA और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये सिंथेटिक ऑक्सिन जो हम हॉर्टिकल्चर में यूज़ करते हैं ना, रिसर्च में प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, तो वहाँ पे हम सिंथेटिक ऑक्सिन्स बनाने पड़ते हैं हमें। तो हम वो सिंथेटिक जो स्प्रे करते हैं ना प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, वो हमारे सिंथेटिक होते हैं। जैसे कि दो नाम जो यहाँ दे रखे हैं, NaA और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। All these auxins have been extensively used in agriculture and horticultural practices। तो हम जो भी ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का कल्चर करते हैं, तो वहाँ पे ये यूज्ड होते हैं हॉर्टिकल्चर्स में। अब देखिए इनकी फंक्शंस की बात करते हैं। नाउ यू कैन राइट डाउन देयर फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसको बोलते हैं उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं प्लांट के अंदर। तो देखिए पहला इफेक्ट हमारा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। अगर हमने कोई भी स्टेम को काट के, सपोज हमने कोई गुलाब की स्टेम को काट के लगा दिया, तो उसमें जब जड़ें बनती हैं ना, एक छोटी सी स्टेम में टहनी में जड़ें बनती हैं, तो उसको इनिशिएट कौन कराता है? ऑक्सिन कराता है। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए एन एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपगेशन। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग, ऑक्सिन फ्लावरिंग भी कराता है, जैसे कि पाइनएप्पल्स में। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, ये और प्लांट में क्या हेल्प करता है कि कुछ पेड़ों में फल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं या झड़ने लगते हैं, क्लियर हो गया, या फिर पत्ते झड़ने लगते हैं, वो भी कब? अर्ली स्टेजेस में, बहुत जब प्लांट अभी अर्ली स्टेज में होता है तो उसको ये बचाता है। ओके, बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ, बट ये प्लांट्स में क्या करता है, जो प्लांट्स जो पुराने हो गए, मैच्योर प्लांट्स हो गए हैं, उनमें ये एब्सेशन को क्या करता है? प्रमोट कराता है लीव्स एंड फ्रूट में। क्लियर हो गया? एब्सेशन आपको मैंने बताया था, प्रोसेस ऑफ शेडिंग प्लांट पार्ट्स। ठीक है, ओल्डर प्लांट्स में ये क्या करवाता है? लीव्स और फ्रूट्स का एब्सेशन मतलब शेडिंग। ओके, अब देखिए इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना आ रहा है, अंडरलाइन करिए। इन मोस्ट हायर प्लांट्स में देखिए क्या होता है, द ग्रोइंग, जो एपिकल बर्ड, जो टॉप की जो बर्ड होती है, जब वो ग्रो करती है तो क्या करती है, बाकी अपनी जो साइड्स की बर्ड होती है उनकी ग्रोथ को रोकती है। इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है कि जब मेन प्लांट पार्ट हमारा जो होता है वो डोमिनेंट हो जाता है। लिख लीजिए एपिकल डोमिनेंस की सिंपल डेफिनेशन, मेन स्टेम इज डोमिनेंट ओवर अदर स्टेम्स। मेन स्टेम जब होती है वो डोमिनेंट हो जाती है, दूसरे को वो अपने आसपास की स्टेम को ग्रो नहीं होने देती, इसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। इन सिंपल भी कह सकते हैं कि मेन स्टेम इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर शूट्स। मेन स्टेम इनहिबिट, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर शूट। ठीक है, इसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, अगर हम जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम शूट टिप्स को काट दें जो दूसरों की ग्रोथ को रोक रहे हैं, अगर इसको हम काट दें जो दूसरों की ग्रोथ को रोक रहे हैं, तो ये आराम से ग्रो करेंगे साइड से।
तो आपने जो हैज देखी है स्कूल्स के बाहर होती है, हैज बाड़ जिसे हम कहते हैं, वो कैसे बनते हैं प्लांट, ऊपर से हमेशा काटते हैं। हम देखो कि माली आता है हमेशा ऊपर से काटता है, क्यों, ऊपर वाला जो होता है वो नीचे की ग्रोथ रोक देता है, अगर ऊपर से हम काटेंगे तो नीचे को ऐसे फैलेंगे वो सारे, तो इसलिए वो हमारी पूरी ऐसे फैल के बनती है, वहाँ एपिकल डोमिनेंस होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों वो ऊपर से ही ऐसे ऐसे जस्ट उनको ट्रिम करते हैं, प्रून करते हैं ऊपर से ही सिर्फ, ठीक है। अब देखिए लिखा भी हुआ है शायद, देखिए रिमूवल ऑफ शू टिप्स को बोलते हैं डीसेफिटेशन, वो रिमूवल करते हैं शू टिप्स का। माली क्या करता है गार्डनर, शू टिप्स को रिमूव करते हैं सिर्फ। डेफिसिएशन यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, जिसकी वजह से लेटरल साइड्स को प्लांट ग्रो करता है, साइड्स को फैलता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी हेज होती है वो साइड्स को फैलती है। इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन, हम चाय पत्ती के पेड़, चाय के पेड़ उगते हैं ना जहाँ पे टी प्लांटेशन, वहाँ पे ये प्रक्रिया की जाती है। प्लस हैज मेकिंग, देखो हैज मेकिंग में आपने अभी हैज मैंने आपको बताया जो पूरी हमारी बाउंड्रीज के साथ साथ लगती है, हम कहीं से वॉल बना सकते हैं हैज की, वहाँ पे हम क्या करते हैं एपिकल डोमिनेंस में डीसेफिटेशन करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ऑक्सिन, ऑक्सिन्स का। अब नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें, ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ऑक्सिन का एक फंक्शन और है कि ये पार्थिनोकार्पी कराता है। पार्थिनोकार्पी मतलब कि सीडलेस फ्रूट, ऐसे फल बनाने की प्रक्रिया में हेल्प करता है जो कि सीडलेस फल हो, बिना बीज वाले फल, तो ये पार्थिनोकार्पी भी करवाता है। एग्जाम्पल जैसे कि हम टमाटोज़ कोई बीज के बिना बना सकते हैं। ओके, दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड, इनको हम हर्ब्स को किल करने के लिए भी यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए भी। 2,4-D वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडन वीड्स, तो ये जो केमिकल है हमारा, हम इससे डाइकॉट्स में जो वीड्स आती हैं अनवांटेड प्लांट्स, उनको किल करने के लिए यूज़ करते हैं। डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकॉट प्लांट्स को अफेक्ट ये नहीं करता। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स, तो हमने कहा कि जो गार्डनर, जो हमारे जो गार्डन्स होते हैं घर के आसपास, उन गार्डन्स को बनाने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम उस लॉन, अपना जो लॉन तैयार करते हैं वहाँ पे हम ये मेक श्योर करते हैं कि और प्लांट ग्रो ना हो, फालतू की घास फूस या फिर कोई और जड़ी बूटी ग्रो ना हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं केमिकल यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि ये केमिकल दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ वहाँ पे नहीं होने देता है। ओके, तो आपको याद रहना चाहिए कि अगर हमें गार्डन या लॉन्स प्रिपेयर करने हैं तो हमें कौन सा केमिकल यूज़ करना है, 2,4-D। ओके, ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिविजन। ऑक्सिन उसके साथ साथ एक काम और करता है, ये जाइलम के टिश्यूज़ को डिफ्रेंशिएट कराता है। जाइलम आपको पता है ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। क्लियर हो गया, उसके टिश्यूज़ को भी डिफ्रेंशिएट कराता है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो ये तो हमारा पूरा हो गया ऑक्सिन के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए जिबरलिन्स में। तो देखिए जिबरलिन्स का क्या काम है हमारा, जिबरलिन्स आर अदर काइंड ऑफ रिमोटरी पीजीआर, ये अलग टाइप के हैं पीजीआर हमारे। देर आर मोर देन 100 जिबरलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, करीब 100 टाइप्स के हमने जिबरलिन्स को रिपोर्ट कर लिया गया अभी तक, अलग अलग टाइप के फंजाई से या हायर प्लांट से। दे आर डिनोटेड एज, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। However, gibberellic acid GA3 was one of the first gibberellins to discovered and remains the most intensively studied form. सबसे हमारा जो इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ जिबरलिक एसिड है वो कौन सा था, GA3। GA3 हमने जो यूज़ करा है उसको अपनी स्टडीज़ में। ऑल GA3 आर एसिडिक, जितने भी हमारे देखो नाम भी लिख दिया ना जिबरलिक एसिड, ये सारे एसिड्स हैं, ये सब इसके अंदर आ रहे हैं जो एसिड है, तो ये एसिडिक होता है। क्लियर हो गया। They produced a wide range of physiological responses in plant, तो ये प्लांट ने बहुत सारे रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जैसे कि द एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ बढ़ाना प्लांट की, ठीक है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉल, ग्रेप देखें आपने, ग्रेप्स बेल की तरह ही होते हैं, हमारे टेंड्रिल्स बनाते हैं, उनके स्टॉल को बढ़ाना। जिबरलिन्स कॉज फ्रूट लाइक एप्पल्स टू इलोंगेट, एप्पल्स को बढ़ाना, ठीक है। एंड इम्प्रूव इट शेप, उसकी शेप को, एप्पल की शेप कितनी अच्छी होती है, उसकी शेप को पूरा सुधारना, ये सब इसके काम है। दे ऑल्सो डिले सीनेसेंस, डिले सीनेसेंस मतलब एजिंग प्रोसेस, प्लांट की एजिंग प्रोसेस को भी ये डिले करते हैं, उसकी डेथ को भी ये डिले करते हैं, ठीक है। 10 फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन अ ट्री लॉन्गर, ताकि पेड़ फल, जो फल है पेड़ में लंबे समय तक लगे रहें, जल्दी से सड़े ना झड़े ना, ठीक है, ताकि वो मार्केट में, आपको पता है कि एक्सटेंडेड पीरियड मार्केट में जाने के लिए। ओके,
GA3 इज़ यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। तो हमारी जो ये जितनी भी हमारी बीवरेजेस ड्रिंक्स बनती जितनी भी हमारी, उसमें हम माल्टिंग करते हैं ना, सीरियल्स को डाल के, शुगर्स को डाल के, तो उसकी प्रोसेस को भी ये हमारा क्या करता है, स्पीड अप करता है, क्योंकि माल्टिंग से ही हमारी सारी ड्रिंक्स बनती हैं। शुगर केन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम। तो शुगर केन जो हमारी होती है वो कार्बोहाइड्रेट शुगर को अपनी स्टेम्स में स्टोर करती हैं। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिबरलिंस। अगर हम शुगर के गन्ने की खेती में जिबरलिंस को स्प्रे करें तो उससे क्या होगा, हमारा गन्ने की जो लेंथ है वो बढ़ेगी, गन्ने की जो लेंथ है उसको बढ़ाएगा, दस इंक्रीजिंग द यील्ड एज मच एज 20 टन्स पर एकड़। करीब हमारी 20 टन खेती और बढ़ जाएगी उससे स्प्रे करने से। सिर्फ देखिए, तभी गन्ने में बहुत ज़्यादा हमारा हार्वेस्टिंग से ज़्यादा हमारा गन्ने में निकलता है, क्योंकि गन्ने आपको पता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं इसी वजह से, ठीक है। इसलिए लोग करते भी गन्ने की खेती ज़्यादा है, उसको ज़्यादा उसकी ज़रा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं, एक बार लगा के छोड़ दिया जाता है, उसके एक बार उसकी गुड़ाई होती है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद GA। जुवेनाइल कॉनिफर मतलब जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की जो जुवेनाइल छोटी छोटी जब स्टेज होती है कॉनिफर्स प्लांट्स की, कोन शेप प्लांट को कॉनिफर्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम GA जिबरलिक एसिड अगर हम स्प्रे कर रहे हैं, उससे क्या होगा, इट हैस्टन्स द मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड को बढ़ाएगा, जल्दी स्पीड करवाएगा, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, से हमारी सीड भी जल्दी बनेगी प्लांट जब बड़ा होगा तो। जिबरलिन्स ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। तो जिबरलिन्स जो होते हैं हमारे, ये बोल्टिंग भी कराते हैं। बोल्टिंग आप लिख लीजिए क्या होता है, जब प्लांट इमेच्योर होता है ना, उसमें सीड पहले ही बन जाती है, ओके। तो यू कैन राइट दैट मेकिंग सीड, मेक रनिंग सीड मतलब कि सीड जल्दी बना देना प्लांट के मेच्योर होने से पहले। तो ये बोल्टिंग भी करवाता है, ठीक है। और इन बीट्स में कराता है, कैबेज में, एंड मैनी प्लांट विद रोस्टी हैबिट। तो ऐसे प्लांट जिनकी रोस्ट हैबिट मतलब कि जो प्लांट, जैसे आपने देखा कैबेज टुफ्ट में होता है वो पूरा एक बंच में, ऐसे लीव्स होती है ना बहुत सारी, जितने प्लांट हमारे ऐसे होते हैं ना कि लीव्स बहुत सारी लेयर्स में निकलती हैं, वो रोजिटी उसमें आते हैं पीरियंस में। तो ऐसे प्लांट्स में ये बहुत हेल्प करवाता है, जैसे कैबेज हो गया हमारा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट में आ जाइए साइटोकाइनेंस। तो साइटोकाइनेन देखते हैं इसका क्या रोल है हमारा हार्मोन का, और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं। तो साइटोकिनेंस हैव स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनिन हार्मोन प्लांट में साइटोकाइनेसिस कराता है। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन केमिकल प्लांट में सेल डिवीजन कराने का रोल प्ले करता है। तो हार्मोन्स के नेम में ही आंसर है यहाँ पे। एंड वो डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, और ये हमारा जो हार्मोन है काइनेटिन की फॉर्म में डिस्कवर्ड हुआ था। काइनेटिन आपको मैंने बताया था ये प्रोटीन है जो कि सेल डिवीजन कराता है। और ये क्या था, काइनेटिन अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन एंड अ प्यूरिन। एडेनिन एंड प्यूरिन आपको पता है डीएनए के बेस पेयर होते हैं। आई मीन दीज आर द बेस पेयर केमिकल विच फॉर्म डीएनए। उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है ये हमारी फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है। अब देखिए, अभी तक हमने साइटोकाइनिन की डिस्कवरी नहीं पढ़ी थी। देखिए तो साइटोकाइनिन हमारा जो है ये काइनेटिन की तरह तो निकाला गया था, बट कहाँ से निकाला गया, ऑटोक्लेव किया गया। ऑटोक्लेव में देखिए क्या करते हैं हम, स्टीरलाइजेशन करते हैं अंडर हाई स्टीम, हाई प्रेशर में स्टीरलाइज करते हैं किसी भी चीज़ को। एक ये मशीन होती है हमारी राउंडेड शेप में, सिलेंड्रिकल मान लीजिए, इसमें हम हाई प्रेशर करते हैं, उसमें स्टीम बनती है, उस स्टीम से किसी भी चीज़ को स्टेलाइज मतलब जर्म फ्री बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा डेंटिस्ट की लैब में भी ना ऑटोक्लेव होता है साइड में, जितने भी टीथ्स के इंस्ट्रूमेंट वो हमारे टीथ्स में यूज़ करते हैं उसको वो ऑटोक्लेव में डालते हैं, वहाँ पे वो स्टेलाइज फिर दूसरे पेशेंट में यूज़ करते हैं। क्लियर। तो उन्होंने ऑटोक्लेव करा, किसका स्पर्म डीएनए करा, हेयरिंग स्पर्म। हेयरिंग एक फिश है, हेयरिंग इज़ अ फिश, उसके फिश के उन्होंने डीएनए को क्या करा, ऑटोक्लेव करा, हेयरिंग फिश के डीएनए को, और वहाँ से उन्हें मिला साइटोकाइनेंस। ठीक है। काइनेटिन डज नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट। काइनेटिन हार्मोन प्लांट में नेचुरली ऑकर नहीं करता। सर्च फॉर नेचुरल substances with cytokinin like activities led to the isolation of zeatin from corn kernels and coconut meal।
तो जब हमने नेचुरली साइटोकाइनिन्स को ढूंढना शुरू करा तो हमने कहाँ से आइसोलेट करा, हमें आइसोलेशन में क्या मिला, साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज़ जो शो कर रहा था वो था हमारा जियाटिन, जो कि कॉर्न मक्के से निकला और कोकोनट मिल्क से निकला हमारा। ओके, ये भी उसकी तरह कर रहा था, सेल डिवीजन करवा रहा था इनमें। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promote activity have been identified. Natural cytokinins are synthesized in regions where rapid cell division occur. तो natural cytokinins हमारे वहीं बन रहे थे जहाँ पे बहुत तेज़ी से सेल डिवीजन हो रहा था, जैसे कि रूट की एपेक्स में, शूट बर्ड्स में, यंग फ्रूट्स में। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव। अब देखिए फंक्शन क्या होता है साइटोकाइनिन, काइनिन हार्मोन के, आप अंडरलाइन कर लीजिए। न्यू लीव्स को बनाने में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट में, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट बनाने में, लेटरल शूट ग्रोथ में, एडवेंटिशियस शूट्स बनाने में, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम भी करता है, इससे हम एपिकल डोमिनेंस रोक भी सकते हैं, ठीक है, उसको हेल्प कराने में यूज़ कर सकते हैं। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन, प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, विच हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सीनेसेंस, लीफ की जो डेथ होती है उसको रोकने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट हमारा जो सेकेंड लास्ट हार्मोन हमारा आता है वो होता है हमारा इथाइलिन। तो देखिए इथाइलिन हमारा क्या करता है, इथाइलिन इन अ सिंपल इज़ अ गैशियस पीजीआर, एक ही है जो गैशियस हार्मोन है, सिर्फ एक। एग्जाम में आएगा नेम द गैशियस हार्मोन, तो आपको ये लिखना होगा। इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज़ अंडरगोइंग सीनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में किस में बनता है, जो टिश्यूज़ सीनेसेंस मतलब डेथ ओल्ड एज में जा रहे हैं और जो फल पक रहे हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा बनता है, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन और प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। तो क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है ये, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है सीडलिंग की, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन करवाता है डाइकॉट सीडलिंग में। इथाइलिन प्रमोट सीनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, तो ये प्लांट में सीनेसेंस भी कराता है, एब्सिशन भी कराता है, शेडिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स, स्पेशली लीव्स के और फ्लावर्स के। इथाइलिन इज़ हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, सबसे ज़्यादा ये जो काम आता है वो आता है फलों को पकाने में। इट इन्हांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो ये जब फल पकते हैं तो उस टाइम पे ये उसके रेस्पिरेशन रेट को फ्रूट के बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दिस राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। एग्जाम में आता है क्या होता है, जब इथाइलिन फ्रूट्स में रेस्पिरेशन के रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है, ठीक है। डॉर्मेंसी आपको पता है इनएक्टिव स्टेज, जब कोई भी कली खिलती नहीं है, रुक जाती है, उसको ब्रेक करता है ये, ठीक है, वहाँ भी हेल्प करता है। इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स में जर्मिनेशन करवाता है, स्प्राउटिंग को पोटैटो ट्यूबर्स में हेल्प। इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड पिटियोल एंड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, जैसे धान की खेतों में धान में पानी भर देते हैं ना पूरा बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे हमारा क्या करवाता है, उनकी इंटरनोड, धान के जो पेड़ है उनकी इंटरनोड्स को बढ़ाना, पिटियोल मतलब उनके जो डंठल हैं उनकी स्टेम्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट शूट टू रिमेन अबव वाटर, तो ये प्लांट के ऊपर वाले पार्ट को प्लांट में वो सीधे रहे, मतलब गिरे ना, पानी बहुत है तो प्लांट गिर भी तो सकता है, उसको सीधे रखने की ये एक स्ट्रेंथ देते हैं वहाँ पे, ताकि वो प्लांट पानी में भी सीधा रहे। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, प्लांट्स में रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन भी करवाता है, दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस, ताकि प्लांट अपना एब्जॉर्प्शन कर सके वहाँ पे आराम से न्यूट्रिएंट्स का। और बहुत सारे फंक्शन देखिए इथाइलिन के। इथाइलिन इज़ यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग, फूल को लाने में भी हेल्प करता है, एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में भी फ्रूट्स को लाने में हेल्प करता है ये। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, आम के पेड़ में सपोज आपके फूल नहीं आ रहे हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्प्रे की फॉर्म में, ठीक है। सिंस इथाइलिन रेगुलेट सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस,
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ना, वो जो भी हमारा, वो हमारा इथाइलिन है। सबसे ज़्यादा फलों को पकाने के लिए इथाइलिन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इथीफोन। जो हमारा सबसे ज़्यादा कंपाउंड हम इसकी जैसा यूज़ करते हैं वो होता है हमारा इथीफोन। आपने आई थिंक वो कार्बेट सुना होगा, हम आम पकाते थे कार्बेट से। आम कच्चे तोड़ लिए, घर पे एक जगह रख दिए, टोकरी में कवर कर दिया, वहाँ पे इथाइलिन वो कार्बेट डाल दिया, वो पूरी गैस छोड़ता है वहाँ पे, वो इथाइलिन ही होता है, बट हम सिंथेटिक यूज़ कर रहे हैं, कार्बेट जिससे हम बोल रहे हैं, वो पूरी गैस प्रोड्यूस करता है, सारे आम हमारे पकने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से हम सारे फल पकाते हैं। क्लियर हो गया? वही आपका इथाइलिन है, वो गैसियस हार्मोन है, ठीक है। इथीफोन is used in aqueous solution, is readily absorbed and transported within the plants and releases ethylene slowly। तो देखिए इथीफोन क्या होता है, इन एन एक्वस सोल्यूशन में क्या करता है, इसको हम किसी मिश्रण में डालते हैं, इज़ रेडियली एब्जॉर्ब, बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट से, ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के सारे पार्ट्स में, एंड रिलीजेस इथाइलिन स्लोली, और इथाइलिन को ये रिलीज़ करता रहता है वहाँ से। इथीफोन हैस्टन फ्रूट राइपनिंग इन टमाटोज़, इससे हम इथीफोन से हम टमाटोज़ को पका सकते हैं, एप्पल्स को, एक्सीलरेट एब्सिशन को भी एक्सीलरेट करवा सकते हैं, इन फ्लावर्स और फ्रूट्स को अगर शेड करवाना है, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट्स को भी इसमें थिनिंग भी करवाते हैं इनकी हम। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द ईल्ड्स। तो ये हमारा खीरे में फीमेल्स को, फ्लावर्स को भी लाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारा ईल्ड बढ़े, क्योंकि जितने फूल आएंगे उतने फल लगेंगे। खीरे के पेड़ में जितने फूल आएंगे उतने तो फल लगेंगे, तो फूल बढ़ेंगे तो फल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ओके, अब लास्ट हमारा हार्मोन आता है एब्सिसिक एसिड, ओके, जिसे हम बोलते हैं ABA इन शॉर्ट। As mentioned earlier, abscisic acid was discovered for its role in regulating abscission and dormancy। तो एब्सिसिक एसिड हमारा एब्सिशन कर रहा था। एब्सिशन मैंने आपको बताया था, प्रोसेस ऑफ शेडिंग प्लांट पार्ट्स कह सकते हैं। तो ये हमारा ये काम कर रहा था, और डॉर्मेंसी मतलब इनएक्टिव स्टेट प्लांट के अंदर लेके आ रहा था, मतलब ये ग्रोथ रोकने वाला काम कर रहा है सारी चीज़ों में। बट लाइक अदर PGR, इट ऑल्सो हैज़ वाइड एप्लीकेशंस ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, तो ये प्लांट में ग्रोथ रोकने का काम करता है, एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, और प्लांट का मेटाबॉलिज्म भी रोकता है। जब प्लांट का मेटाबॉलिज्म रोकेगा तो प्लांट की ग्रोथ तभी रुकेगी। ABA इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, देखो सीड को जर्मिनेट होने से भी रोकता है। ABA स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को बंद करता है, ये बंद होने से रोकता है स्टोमेटा को, या स्टिमुलेट करवाता है उसका क्लोजर, उसको करवाता है बंद, एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, और प्लांट को मजबूत बनाता है अलग अलग स्ट्रेस से डील करने के लिए। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ABA प्लेज एन इम्पॉर्टेंट टर्न योर पेज रोल इन सीड डेवलपमेंट, सीड के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करता है ये, मैच्योरेशन में भी, डॉर्मेंसी में भी। बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, ABA हेल्प सीड्स टू विथस्टैंड डेजिकेशन। डॉर्मेंसी करने के बाद, सीड बीजों को इनएक्टिव करने के बाद कि बीज में से पौधा ना निकले, उसको ये इनएक्टिव कर देता है, और ताकि सीड्स हमारी जो डेजिकेशन मतलब ड्राई ना हो, ठीक है, विथस्टैंड डेजिकेशन, वाटर का लॉस ना करें, एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, और जो उसके फैक्टर्स अनफेवरेबल हैं उससे सीड को लड़ने के लिए तैयार करता है ये, ठीक है, क्योंकि सीड हमारी जब तक उसके आसपास की कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, सीड जर्मिनेट नहीं करेगी। इन मोस्ट सिचुएशंस ABA एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू GA, एंटागोनिस्ट मतलब उसका अपोजिट काम करता है, GA सब करवाता है, ये सब रोकता है, तो ये एंटागोनिस्ट का काम करता है। वी में समराइज दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, वन ऑफ और द अदर PGR हैज़ सम रोल टू प्ले। तो हर एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन का कोई ना कोई रोल होता है। सच रोल्स कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक, ये रोल्स ग्रोथ करवा भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। दीज कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, करवाने वाले भी और रोकने वाले भी हो सकते हैं। सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ लाइफ ऑफ अ प्लांट वेयर मोर देन वन PGR इंटरेक्ट टू अफेक्ट इवेंट्स।
जैसे कि डोमेंसी इन सीड्स, बर्ड्स, एब्सिशन, सीनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस। रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। तो हमारा जो पीजीआर का हार्मोन है ये इंट्रिंसिक कंट्रोल है हमारा, along with genomic control and extrinsic factors they play an important role in plant growth and development। तो ये प्लांट के अंदर की सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, प्लांट्स के जीन्स को भी कंट्रोल करते हैं, बाहर के फैक्टर्स को भी कंट्रोल करते हैं, उसके साथ साथ ये प्लांट की ग्रोथ और प्लांट के डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। मैनी ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया पीजीआर। Some of such events could be vernalization, flowering, dormancy, seed germination and plant movements। तो एक्सटर्नल फैक्टर हमारे देखो क्या होते हैं प्लांट के, जैसे कि टेम्परेचर और लाइट का कंट्रोल करना, ये सब हमारे ग्रोथ हार्मोन्स करते हैं। कुछ इवेंट जैसे कि हमारे वर्नलाइजेशन हो गया, फ्लावरिंग हो गया, डोमेंसी हो गया, सीड जर्मिनेशन हो गया, प्लांट मूवमेंट्स हो गए। We shall discuss briefly the role of light and temperature on initiating of flowering। तो देखिए जो प्लांट में लाइट का रोल होता है ना, कि लाइट के हिसाब से प्लांट कैसे ग्रो करता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो प्लांट में जो मेन रोल है दैट इज़ ऑफ लाइट, क्योंकि प्लांट फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि उससे वो प्लांट की जो लेंथ ग्रो होती है, आपने देखा कि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि प्लांट हमारा खिड़की की तरफ क्यों झुकता है अगर सनलाइट आ रही है, क्योंकि उसका दूसरा वाला पार्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन लाइक शेडी रीजन। जब ऑक्सीजन शेड में ज़्यादा बनेगा पीछे, तो प्लांट में पीछे ज़्यादा सेल बनेंगे तो आगे को झुकेगा, तभी तो झुकता है सन की तरफ प्लांट। वो सन की तरफ घूम नहीं रहा है, वो सन के जो अपोजिट पार्ट होता है वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा बनता है शेडी रीजन में। जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगा सेल डिवीजन ज़्यादा होगा, जब सेल डिवीजन यहाँ ज़्यादा होगा तो प्लांट अपने आप भारी होकर झुकेगा। दैट इज़ द रीजन वाई प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स सनलाइट। ये क्लास 10th में आई डोंट नो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट ये मैंने अपने 10th लेक्चर में भी रिकॉर्ड किया है। ये उसमें पूरा एक्सप्लेन करा है कि हाउ प्लांट बेंड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो आपके सारे हार्मोन्स कंप्लीट हो गए हैं एंड योर चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो completed. In next lecture we'll begin human physiology. Okay.